Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to another lecture for the subject management accounting. और आज के सेक्शन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे तो इन द कमिंग 3-4 लेक्चर्स जो है ये चीज कंटिन्यू होगी। हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे बजट्स की। अगर मैं एग्जाम वेटेज की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 15 मार्क्स मिनिमम आते हैं। और 15 मार्क्स का एमटीक्यू जो है आप कह सकते हो कि बजट्स के सेक्शन में से आएगा। ठीक है, यानी एक 15 मार्क्स एमटीक्यू यू कैन अज्यूम एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका पेपर में आ सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट की डेफिनेशन की कि बजट होता क्या। तो एक अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन आपको समझाऊं तो बजट इज बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अपकमिंग पीरियड, या फिर हम इसको कह सकते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ अपकमिंग पीरियड। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अपकमिंग पीरियड या फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ अपकमिंग पीरियड इज नोन एज बजट। देखिए फॉर इंस्टेंस आप एक ट्रिप पर जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंड यू गाइस वांट टू अंडरस्टैंड कि कितना बजट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अब आप उस वक्त भी बजट का जो टर्म है वो यूज करते हो। तो आप क्या करते हो, आप कैलकुलेट करते हो। अच्छा सॉरी, आप कैलकुलेट करते हो कि अच्छा मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस इतना आएगा, मेरा फूड एक्सपेंस इतना आएगा, अकोमोडेशन एक्सपेंस इतना आएगा। लेट्स से टूल, अगर आप मोटरवेज यूज कर रहे हो तो मेरा टूल एक्सपेंसेस जो है वो इतने आएंगे, फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस मेरे इतने आएंगे, टिकट्स वगैरह। अगर आपने वहां कुछ विजिट करना है म्यूजियम्स वगैरह तो उसकी टिकट्स वगैरह। आप क्या करते हो, आप इन तमाम नंबर्स को एक लिस्ट पे लिखते हो और इसको ऐड अप कर देते हो। ठीक है, अब क्योंकि आप नंबर्स लिख रहे हो, नंबर्स को ऐड अप कर रहे हो, तो दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। एंड आप एक आने वाले टाइम का एनालिसिस कर रहे हो तो दैट इज अपकमिंग पीरियड। सो बजट बेसिकली होता है कि जब आप एक आने वाले टाइम के लिए अपना प्लान बनाते हो, अपना फाइनेंशियल प्लान बनाते हो, तो दैट इज योर बजट। कंपनीज भी कुछ ऐसा ही करती हैं। कंपनी किसी भी साल के स्टार्ट होने से पहले कंपनी ये देखती है कि अच्छा इस साल मेरी सेल्स कितनी होंगी। अच्छा फॉर इंस्टेंस लेट्स से मेरी सेल्स 1000 यूनिट्स अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि होंगी, तो अच्छा 1000 यूनिट्स अगर मैंने सेल करने हैं तो मैं उनको बनाऊंगा। मैं बनाने कितने यूनिट्स हैं, राइट। फिर उन यूनिट्स को बनाने के लिए मेरे पास कितना एक्सपेंस आ रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है, ये तमाम चीजें एक कंपनी जो है वो बजट करती है। अच्छा मैं अपने यूनिट्स बेचूंगा किस सेलिंग प्राइस पर। अच्छा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। अच्छा मेरी मार्केटिंग और सेल्स एक्सपेंसेस कितने होंगे। अच्छा मेरा टैक्स कितना होगा, मेरा फाइनेंस चार्ज कितना होगा। इन तमाम चीजों को माइनस करने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो बेसिकली बजट्स जो है वो कंपनी पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स जो है वो बजट बना रही होती है। डिफरेंट तरीके के बजट्स होते हैं। आपका सेल्स बजट है जिसमें मैंने आपको अभी बताया, प्रोडक्शन बजट है, आपका परचेज बजट है, यूसेज बजट है, आपका एसेट बजट है, आपका कैश बजट है, राइट। तो कंपनी हर काम को करने से पहले उसका एक प्लान बनाती है। उसका जो प्लान बनाएगी उसमें जब वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को ऐड कर देगी तो दैट इज नोन एज योर बजट। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ बजट। बजट बनाया क्यों जाता है, तो देखिए जब आप ट्रिप पर जा रहे हैं और ट्रिप पर जाने से पहले जब आपको ये पता होगा कि ट्रिप पर कितना एक्सपेंस लग रहा है, तो आप उसको अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हो। आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो अपनी, राइट। देखो आपने बोला कि मैं जो हूँ मैं टर्की जा रहा हूँ और टर्की 1 वीक का ट्रिप है मेरा। एंड यू हैवंट प्लान कि अच्छा पहले दिन आपने क्या करना है, दूसरे दिन आपने क्या करना है और तीसरे दिन आपने क्या करना है, तो आपका जो ट्रिप है वो डिजास्टर होएगा। बट प्लानिंग विल गिव यू, जब आप बिफोर हैंड यू विल प्लान ओके डे 1 पे मैंने ये एक्टिविटीज करनी है, डे 2 पे ये एक्टिविटीज एंड सो ऑन। तो आप एक बिल्कुल मॉडिफाइड अंदाज में, एक बिल्कुल प्लान्ड वे में आप अपनी एक्टिविटीज को बहुत ही इजीली कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जब भी आप एक काम को प्लान करोगे, ठीक है, बजट प्लानिंग का नाम होता है, राइट। बजट इज ऑल प्लानिंग, ओके। सो बजट, या जब आप एक चीज को प्लान करोगे, एक काम को करने से पहले उसके बारे में सोचोगे, तो वो काम अच्छे तरीके से परफॉर्म होगा। ठीक है,
कॉस्ट कंट्रोलिंग अगेन देखो वही बात आ गई कि जब आप एक काम को पहले से अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो, अच्छा इस काम पे कितनी मेरी कॉस्ट लग रही है। तो याद रखिएगा कि बिजनेसेस भी कुछ इसी तरीके से जब भी वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट को बनाने से पहले उस प्रोडक्ट पर लगने वाली कॉस्ट का बजट बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस लेट्स से अगर एप्पल ने आईफोन 17 लॉन्च करना है तो वो किस प्राइस पर लॉन्च होगा, वो उस प्राइस पर तब ही पहुंचेंगे जब उन्हें ये पता होगा कि आईफोन 17 को बनाने पर कितना खर्चा हुआ है। राइट। तो आप जब भी एक प्रोडक्ट को बनाते हो तो उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले आपने उसकी कॉस्ट बजट करनी होती है। फॉर इंस्टेंस कंपनी की ये कहती है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को $2000 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा नहीं उस पर लगा सकती। अब देखो ये चीज कंपनी को कैसे पता चलेगी कि एक प्रोडक्ट पे 2000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही है या नहीं लग रही। तो ये कंपनी जब उस प्रोडक्शन को बनाने से पहले डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स को यूज करके कॉस्ट को अज्यूम करेगी, दैट इज बेसिकली बजट। अच्छा कंपनी को पता चल गया कि मेरी तो कॉस्ट 2100 आ रही है, तो कंपनी कुछ ऐसे तरीके यूज करेगी, कुछ ऐसे मेथड्स यूज करेगी जिसको कॉस्ट रिडक्शन मेथड्स कहते हैं। उनको यूज करके कंपनी जो है बजट के अकॉर्डिंगली 2000 या 2000 से कम पर अपनी कॉस्ट ले आएगी। आपने टारगेट कॉस्टिंग पे मैंने ये बात आपको बताई हुई है। राइट। सो बजट्स का पर्पस होता है सबसे पहले तो प्लानिंग, ठीक है, और दूसरा पर्पस होता है कॉस्ट कंट्रोलिंग, कि वो कॉस्ट जो है वो कंट्रोल करने में आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके अलावा जो है जो बजट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कोऑर्डिनेशन में कैसे कि देखो, जब आप हर डिपार्टमेंट का बजट बना के दे दोगे तो फिर हर डिपार्टमेंट को पता होगा कि मैंने किस तरीके से काम करना है। फॉर इंस्टेंस देखें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसको बजट मिल गया कि उसने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। अब उसने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो परचेज डिपार्टमेंट जो है वो 1000 यूनिट्स के अकॉर्डिंगली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो कैरी करेगा। ऐसा ही है। इसी तरीके से स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है वो अपने पास जो है वो ऑप्शंस निकाल लेगा इन ऑर्डर टू स्टोर द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स। तो तमाम डिपार्टमेंट्स मिलकर जो है वो काम करेंगे जब उनको प्लान्ड बजट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन जब किसी डिपार्टमेंट को ये पता ही नहीं होगा कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने हैं या कितने सेल आउट होने हैं या कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कंपनी को रन करना। तो याद रखिएगा बजट जो है वो कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत यूज आते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स भी हो जाती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स भी है, एंड बिटवीन जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके दरमियान भी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी और बहुत जो है वो इजीली आ जाती है। देन फिर इसके अलावा जो है बजट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे है कि जब आप एक चीज बजट कर लोगे तो फिर तमाम एम्प्लॉयज को पता चल जाएगा, अच्छा दिस इज और टारगेट फॉर द टाइम, ठीक है, कि हमारा ये टारगेट है, हमारा ये बजट है। तो बजट एज अ सोर्स ऑफ टारगेट भी जो है वो यूज किया जाता है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट हम बात करें बजट की, तो दैट इज नोन, बजट बेसिकली यूज किया जाता है अवेल्युएशन एंड ऑथराइजेशन के लिए। दो वर्ड्स हैं, एक है अवेल्युएशन एंड एक वर्ड है ऑथराइजेशन, ठीक है। अवेल्युएशन एंड ऑथराइजेशन का क्या मतलब है? अवेल्युएशन का बेसिकली मतलब होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज स्पेसिफिकली अपने मैनेजर की परफॉर्मेंस को अवेल्युएट कर सकते हो कि आया आपका मैनेजर जो है, जो बजट हमने प्रोवाइड किया था उसके मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दिस इज अवेल्युएशन, ठीक है। तो याद रखिएगा अवेलुएशन क्या है। अवेलुएशन का मतलब है कि whenever you give a budget to a departmental manager, so that budget is basically that helps to identify the performance of the company or the performance of the manager as well,
ठीक है। तो याद रखिएगा कि एवेलुएशन में एक मैनेजर की परफॉर्मेंस, ना सिर्फ मैनेजर बल्कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, कॉमन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को भी एवेलुएट किया जा सकता है। एंड ऑथराइजेशन का क्या मतलब है? ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि जब बजट में ये बात बता दी गई है कि सेल्स डिपार्टमेंट को सिर्फ 100,000 की कॉस्ट एलोकेट की जाएगी, या उसको 100,000 का बजट जो है वो रिसीव होगा, तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट 100,000 से ज्यादा अमाउंट सेल्स सेल्स डिपार्टमेंट को जो है वो एलोकेट नहीं करेगा। ठीक है। आई होप सो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं बजट एंड मोटिवेशन। देखिए, बजट और मोटिवेशन में जो है ना, बहुत ही गहरा जो है वो रिलेशन है, बहुत डीप रिलेशन है बजट और मोटिवेशन का। अब ये क्यों एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है? तो याद रखिएगा कि मोटिवेशन का क्या मतलब होता है। मोटिवेशन का मतलब होता है द अर्ज टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, कि कितना शिद्दत से, कितना इनर्जेटिकली एंड कितना प्रायोरिटी बेसिस पे आप एक काम को करने के लिए जो है वो ईगर हैं, दैट इज योर मोटिवेशन। सो मोटिवेशन याद रखिएगा इज essential within the business organization, as well as business organization in terms of department and in terms of employees, because देखिए employees को motivated रहना पड़ेगा so that कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले, राइट। और अब ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो दिस मींस के एम्प्लॉयज को हमें लंबे अरसे के लिए मोटिवेट रखना पड़ेगा। तो मोटिवेशन तो चलो समझ में आ गया। मोटिवेशन इज, मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ अगर समवन वांट्स टू राइट। मोटिवेशन इज अर्ज टू डू समथिंग, ओके, हाउ ईगर यू आर टू डू समथिंग, ये भी लिख ले साथ। ठीक है। मोटिवेशन इज एन अर्ज टू डू समथिंग एंड इट्स बेसिकली हाउ ईगर यू आर टू डू समथिंग, ओके। अब बजट और मोटिवेशन जो है वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं? तो कहा यह जाता है कि आपका जो बजट है वो आपकी मोटिवेशन के साथ तीन तरीकों से या थ्री वे कनेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नंबर वन, जो सबसे पहला हमारे पास है, बजट टारगेट्स। नंबर टू, incentives, sorry मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, एंड नंबर थ्री वी हैव हाउ, या हम यू सिंपल लिख लेते हैं एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन बजट मेकिंग प्रोसेस, ओके। तो याद रखिएगा कि बजट्स आर अ सोर्स मोटिवेशन, उसमें हम तीन चीजों पर बात करेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज बजट टारगेट्स, सेकंड इंसेंटिव, एंड थर्ड एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बजट टारगेट्स। देखिए, बजट टारगेट का क्या मतलब है? बजट टारगेट का मतलब है कि आपने जो बजट बनाया है, क्या वो उसके उसमें जो मौजूद टारगेट्स हैं, क्या वो अचीवेबल हैं भी या नहीं। तो याद रखिएगा कि बजट को अटेम्प्ट करने में जो आपने परफॉर्मेंस टारगेट्स रखे हुए हैं, जो मतलब फॉर इंस्टेंस बजट ये है कि आपने 100,000 सेल्स अचीव करने हैं, दिस इज वन टारगेट। बजट में सेकंड टारगेट है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 200,000 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, दिस इज सेकंड टारगेट। थर्ड टारगेट है कि हमने अपनी सेल्स को 10% से इंक्रीज करना है, दैट इज दिस इज थर्ड टारगेट। फोर्थ टारगेट है कि हमने न्यू ब्रांच ओपन कर दी है, राइट। तो ये फोर्थ टारगेट है। तो अब हमने ये देखना होता है कि अच्छा, ये जो बजट में आपने डिफरेंट टारगेट सेट कर दिए हैं, क्या ये टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं या नहीं। ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि टारगेट्स जो हैं, नंबर वन, बजट टारगेट्स कैन बी अचीवेबल
या हम इसको यूं लिख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी थिंक हम उसको कैसे एक अच्छे अंदाज में जो है वो लिख सकते हैं। ओके, यस, budget targets should be achievable, which mean that they shall not be too easy, neither too hard to be achieved. देखिए, इसका सिंपल मतलब है, एक सिंपल सी लाइन है, आपने याद रखनी है कि बजट टारगेट आप जो भी सेट करोगे ना, अगर वो बहुत आसान सेट कर रहे हो, यानी अगर आप टू इजी सेट कर रहे हो, तो इसका क्या अफेक्ट होगा, एम्प्लॉयज जो हैं वो टू इजी, अगर आप अपने टारगेट सेट कर रहे हो तो लो एफर्ट लेवल होगा। जो आपके एम्प्लॉयज है ना, वो एफर्ट ही नहीं करेंगे, बोलेंगे यार ये तो कितना आसान काम है, वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपके आइडल टाइम की जो रेशियो है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो अगर आप बहुत ही इजी टारगेट्स रख दोगे, या आप अन रिवाइज्ड टारगेट्स को यूज करोगे, यानी आपने पिछले साल जो टारगेट्स रखे थे, इस साल भी वही टारगेट्स अगर आप रख लोगे, तो फिर ऑब्वियसली कौन जो है वो मेहनत करेगा और कौन काम को अचीव करेगा, दे विल बी लाइक यार ये तो हमने पिछले साल भी अचीव किया था, तो इसमें इस साल भी अचीव हो जाएगा, बस आखिरी टाइम पे हम काम कर लेंगे, राइट। सो एम्प्लॉयज में डीमोटिवेशन ना, टू इजी लो एफर्ट लेवल, ये क्या होगा, ये एम्प्लॉयज को डीमोटिवेट करेगा, दे विल नॉट बी हैप्पी टू वर्क। और अगर वो हैप्पी भी हैं तो वो लास्ट मोमेंट पर काम कर रहे होंगे, वो आएंगे यार ऑफिस में बैठे बोलेंगे यार आज तो कुछ नया सीखने को ही नहीं है, हमने वही पुराना काम करना है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, राइट। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप बहुत इजी टारगेट्स रख लो, तो अगर फॉर इंस्टेंस देखो कि अगर आपका टेस्ट जो है वो, जब अगर आपको पता है कि आपका एक टीचर है जो आपको बहुत आसान टेस्ट देता है, तो आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे उस टेस्ट की, आप बोलोगे यार टेस्ट तो बहुत इजी आता है, आई विल इजीली पास, राइट। आई होप सो अब आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है, अगर आप जो है वो कर लो कि समवट या समवेयर बिटवीन इजी एंड हार्ड, राइट, समवेयर बिटवीन इजी एंड हार्ड, यानी मिड में आपने जो है अगर अपने टारगेट्स जो है वो सेट कर लिए हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आपके जो एम्प्लॉयज हैं, ये यूजुअली बेस्ट होता है, एंड एफर्ट इज पुट, एफर्ट जो है वो डाली जाती है, एंड ये आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। यानी देखो, अगर ऐसा टेस्ट आपके एग्जाम में आ जाए, सॉरी ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं जिनमें से कुछ मुश्किल हो कुछ आसान हो, तो यू गाइस ऑलवेज आर हैप्पी के सर आसान पेपर भी, यानी आसान एमसीक्यूज होते, मुश्किल भी आए थे, तो वी अटेम्प्टेड द कोर्स, दैट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, राइट। इसी तरीके से जब आप अपने एम्प्लॉयज के लिए ऐसे टारगेट सेट करोगे जिनमें से कुछ आसान होंगे कुछ थोड़े से मुश्किल होंगे, बट यू नीड टू मेक श्योर कि वो अचीव हो सकते हैं अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस, राइट, तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो इजीली मोटिवेट होकर काम जो है वो करेंगे। एंड अगर आप जो है, जो इसमें लास्ट बात हमने करनी है, दैट इज कि अगर आप जो है टू हार्ट, अगर आप बहुत ज्यादा जो है वो रख लेते हो अपने टारगेट्स, तो अगेन यहाँ पर लो एफर्ट लेवल होगा। और लो एफर्ट लेवल क्यों होगा, लोगों को पता है कि जब एक चीज अचीव ही नहीं हो सकती तो फिर हम उसके बारे में काम क्यों करें। देखिए, अगर मैं आपको ये टारगेट दे दूं कि आप एक महीने में मुझे 3 पेपर अटेम्प्ट करके बताएं एसीसी के, दैट चलो थ्री नहीं, चलो 5 पेपर्स कर लो, दैट इज इम्पॉसिबल, राइट, कि एक महीने में 5 एसीसी के एग्जाम्स क्लियर करना, इट्स इम्पॉसिबल, राइट। तो दैट इज गोइंग टू डीमोटिवेट यू गाइस। अगर मैं बोलूं कि आपने 10 मंथ्स में मुझे 7 पेपर्स क्लियर करके बताने हैं फाउंडेशन के, दैट इज अचीवेबल, दैट इज समथिंग जो आपको मोटिवेट करेगी, राइट। आई होप सो आप लोगों को यहाँ बात समझ में आ गई होगी कि बजट जो है, बजट टारगेट्स जो हैं वो आपके लिए एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं। फिर इसके अलावा जो है, जो सेकंड चीज जिस पर हमने बात करनी है, वो हमने बात करनी है इंसेंटिव्स। देखें, एक कंपनी जो है, जब वो अपने एम्प्लॉयज को बजट पूरा करने पर फेयर बेसिस पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी, तो याद रखिएगा
कि तभी आपके एम्प्लॉयज जो है वो अच्छे से काम करेंगे। एम्प्लॉयज को पता होगा ना कि अगर हम बजट अचीव करेंगे तो हमें कुछ रिवॉर्ड में मिल रहा है। आपको पता होगा कि अच्छा अगर मैं ये काम कर लूंगा पूरा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे या मुझे इतना बोनस मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप उस काम को करोगे। राइट। बहुत मजे की एग्जांपल है कि बचपन में जो है वो जब आपकी अम्मा जान आपको दही लेने बेचती होती थी तो वो ये कहती थी कि 100 रुपए ले जाओ, 50 का दही ले आना, 50 रुपए खुद रख लेना। तो दैट 50 रुपीज की जो इंसेंटिव आपको मिलती थी, दैट वॉज बेसिकली दैट हैज ऑलवेज बीन योर मोटिवेशन बिहाइंड गेटिंग द दही फ्रॉम द मार्केट। राइट। सो इंसेंटिव्स याद रखिएगा कि बहुत जरूरी हैं। जिधर टारगेट से जरूरी हैं उधर इंसेंटिव्स भी आपके बहुत जरूरी होते हैं एम्प्लॉयज के लिए। इंसेंटिव्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल, सॉरी मैं बार बार स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, तो अगर गलत हो गए तो डोंट माइंड। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब है कि आपको इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो कोई ना कोई पैसे मिल रहे हैं, यानी आपको पैसे यानी मनी आपको मिल रहा है। और नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब है कि आपको हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, या आप मैं यूं कह लो नॉन कैश बेनिफिट्स। मैं वो भी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। नॉन कैश बेनिफिट्स, यस। इसमें आप लिख लो कैश बेनिफिट्स और इसमें आप लिख लो नॉन कैश बेनिफिट्स, ठीक है, तो ये ज्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। तो इंसेंटिव्स जो हैं आपके फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और इंसेंटिव आपके जो है वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आपके, अब हम ये देखते हैं कि इंसेंटिव जो है वो फाइनेंशियल में कौन कौन से आते हैं और नॉन फाइनेंशियल में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में देखें आपके पास आ रही है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम में क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम में आपकी कंपनी आपके एम्प्लॉयज को ये कहती है कि अच्छा देखें, अगर आप बजट अचीव कर लेंगे तो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट का 1% हम तमाम एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप, अब आपका बोनस या आपका ये जो प्रॉफिट शेयर, आपका जो इंसेंटिव है वो किसके साथ रिलेट हो गया? आपके प्रॉफिट के साथ रिलेट हो गया कि यार जो अगर हमने ये बजट अचीव कर लिया तो दिस मीन्स हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे। इस प्रॉफिट का 1% जो है हम ऑर्गेनाइजेशन ये बोलेगी कि हम एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दिस इज प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज शेयर ऑप्शन स्कीम। अब शेयर ऑप्शन स्कीम में क्या होता है? शेयर ऑप्शन स्कीम में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ये कहा जाता है कि अच्छा आप अगर अपना टारगेट पूरा करेंगे तो हम कंपनी में आपको शेयर्स दे देंगे। तो ये वैसे नॉन फाइनेंशियल में भी आ जाती है लेकिन उसको फाइनेंशियल भी इक्वली कंसिडर किया जाता होता है, बिकॉज एम्प्लॉयज जो है उन शेयर्स को बेच के कैश बेनिफिट अचीव कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, या वो इसको ट्रेड कर लेते हैं कैश बेनिफिट्स के साथ। मतलब वो कहते हैं कि हमें शेयर नहीं चाहिए, आप इसके बदले हमें पैसे दे दो। तो इसलिए शेयर ऑप्शन को आप नॉन कैश और कैश दोनों में ही इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। देन नंबर 3 वी हैव बोनस स्कीम, जिसमें हम इंडिविजुअल बोनस स्कीम की बात करते हैं पहले। INDIVDUAL, यस, इंडिविजुअल बोनस स्कीम। इंडिविजुअल बोनस स्कीम में ये डिसाइड किया जाता है कि जो बंदा भी टारगेट अचीव करेगा उसको 1% या 2% उसको बोनस मिल जाएगा। अब ये बोनस किस चीज का होगा, ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि वो बोनस उसकी सैलरी का होगा, वो बोनस एक फिक्स्ड अमाउंट होगी, वो बोनस प्रोडक्ट की प्रॉफिट परसेंटेज होगी। तो इसमें डिफरेंट चीजें जो है इन्वॉल्व होती हैं। बट आपने सिंपल ये याद रखना है कि अगर एक एम्प्लॉय को उसका काम कंप्लीट करने पर बोनस मिल रहा है और बाकी लोगों को नहीं मिल रहा, तो दैट इज योर इंडिविजुअल बोनस स्कीम। बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट वाज समथिंग जो अकाउंटिंग फॉर लेबर के चैप्टर में बहुत पहले कंप्लीट करवा लिया गया था। देन वी हैव ग्रुप बोनस स्कीम। ग्रुप बोनस स्कीम में क्या होता है कि टीम्स डिवाइड कर दी जाती हैं और उन टीम्स को टारगेट्स दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि जोन सी भी टीम ये टारगेट पूरा करेगी उसको हम लेट्स से 10,000 बोनस जो है वो दे देंगे। अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि 10,000 इक्वली हर टीम मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या टीम लीडर को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और बाकी पैसे जो है वो टीम मेंबर्स में डिवाइड हो रहे हैं। ये कंपनी का अपना क्राइटेरिया होता है। ठीक है।
फिर नॉन फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं, अच्छा, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की जब मैं बात करता हूं तो इसमें देखो आपको प्रमोशन मिल सकती है, ठीक है, और प्रमोशन के बाद आपको गाड़ी मिल सकती है, आपको घर मिल सकता है, आपको हॉलीडे का पैकेज मिल सकता है, ठीक है। तो और भी ऑब्वियसली बहुत सी चीजें आती हैं, मैं सारी तो लिस्ट आउट नहीं कर सकता, बट नॉन इंसेंटिव का मतलब है कि आपको पैसे के अलावा बाकी तमाम चीजें मिल रही। कुछ लोगों को फ्यूल इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है, कि उनको जो है ना हजारों रुपए का फ्यूल अलाउंस मिल जाता है, और वो कहते हैं मतलब उसमें कि आपको इतना फ्यूल जो है वो फ्री है, ठीक है, अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाएं और जहां मर्जी जाना चाहे आप जा सकते हैं, राइट। लैपटॉप्स वगैरह जो है वो लोगों को मिल जाते हैं, राइट। तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम्स जो है वो हो गई हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद जो है याद रखिएगा कि हम ये डिस्कस करेंगे करते हैं कि अच्छा ये तो हमने बात कर ली ना इंसेंटिव स्कीम्स की, एक अच्छी इंसेंटिव स्कीम में क्या ऑप्शंस होने चाहिए, जो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि स्क्रीन जो है वो ज्यादा ना करनी पड़ जाए। तो क्वालिटीज ऑफ गुड इंसेंटिव स्कीम्स, आपकी एक इंसेंटिव स्कीम में अच्छी सॉरी एक अच्छी इंसेंटिव स्कीम की क्या क्वालिटीज होंगी। सबसे पहली क्या है, वो फेयर होगी। फेयर का मतलब है वो जस्टिफाइड होगी, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉयज को उनके काम का एक फेयर रिवॉर्ड दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज से दिन रात जो है वो काम ले रहे हो और आखिर में उन्हें जो है आप $5 बोनस दे रहे हो या $10 बोनस दे रहे हो, राइट। तो फेयर होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, जितनी एफर्ट्स वो कर रहे हैं उस एफर्ट की बेसिस पर उन्हें जो है वो आप इंसेंटिव्स दो। तो इंसेंटिव्स shall be justified and shall be according to efforts ऑफ एम्प्लॉय। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि एम्प्लॉय बहुत थोड़ा सा काम कर रहा है और आप उसको थोड़े से काम का जो है ना बहुत ज्यादा पैसे जो है वो दे रहे हो, तो ये भी फिर अनफेयर बेसिस होगी या नॉन जस्टिफाइड बेसिस होगी, ठीक है। तो फेयर का क्या मतलब है कि आपने जो भी इंसेंटिव स्कीम देनी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन यू, लेकिन वो इंसेंटिव की फेयर होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए। अगेन, आपकी इंसेंटिव स्कीम मोटिवेटेबल होनी चाहिए, वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे, राइट। देखो अब एक इंसेंटिव स्कीम मोटिवेट कब करेगी, जब वो फेयर होगी, जब एम्प्लॉयज को लगेगा हाँ यार मैं इतना ज्यादा काम कर रहा हूँ उसके बदले मुझे इतना ज्यादा बोनस मिल रहा है, दिस इज अ जस्टिफाइड इंसेंटिव, तो वो उस चीज को उस चीज के लिए काम करेगा। लेकिन जब वो उसके माइंड में ये बात आ जाएगी ना कि यार मैं तो इतना ज्यादा काम करूं लेकिन मुझे इतने थोड़े पैसे मिल रहे हैं या इतना थोड़ा बोनस मुझे मिल रहा है, तो दे विल नेवर वर्क फॉर दैट, ओके। देन नंबर 3 जो है क्लियर। क्लियर की जब हम बात करते हैं तो क्लियर का मतलब है कि आपकी इंसेंटिव स्कीम जो है वो वेल कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, shall be clear and well communicated, does not leave employees in ambiguity। एम्बिग्विटी का मतलब है कि उन्हें जो है ना एक कंफ्यूज्ड स्टेट में उन्हें ना जो है वो हो जाए। आपकी बिल्कुल क्लियर कट इंसेंटिव स्कीम हो चाहिए कि यार ये टारगेट अचीव करोगे इतना बोनस, ये टारगेट अचीव करोगे इतना बोनस, ये टारगेट अचीव करोगे इतना बोनस। और बोनस से मुझे एक बात याद आ गई, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम में एक और पॉइंट होता है दैट इज कमीशन। कमीशन, आप जो चीज सेल करते हो ना कि उसकी सेलिंग प्राइस का कुछ हिस्सा जो है वो आपको एज अ बेनिफिट जो है वो मिल रहा होता है। क्लियर के बाद जो है इजीली मैयर्ड, नंबर 4 वी हैव इजीली मैयर्ड। इजीली मैयर्ड का मतलब है कि आप जो इंसेंटिव स्कीम आपने अपनी बताई है तो आप इजीली उसको मैयर भी कर सकते हो। ऐसा ना हो कि अच्छा आपने तो बता दिया कि यार आप जो है वो मतलब ये काम करोगे तो उस पर इतना बोनस मिलेगा, पर वो बोनस कैसे कैलकुलेट होगा इस बारे में आपने कुछ नहीं बताया। तो याद रखिएगा कि इट शुड ऑलवेज बी पॉसिबल टू क्विकली एंड रिलायबली मैयर द स्कीम in operations, so that कि कोई भी misunderstanding over what staff member receives or what they have reached the targets,
तो उस चीज पर कोई भी बात वगैरह ना आए। देखो जब तक एक चीज की कैलकुलेशन क्लियर नहीं होगी तो योर एम्प्लॉयज विल बी ऑलवेज इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट। तो याद रखिएगा दिस कैन बी टेस्टेड इन एमसीक्यू कि एक गुड इंसेंटिव स्कीम की क्वालिटीज में फेयर, मोटिवेटेबल, क्लियर एंड इजीली मेजर्ड के कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड होते हैं। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके अलावा जो है, जो थर्ड चीज हमने बात करनी थी, दैट वाज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन बजट मेकिंग प्रोसेस। इसके लिए हम, मैं यहीं पर इसको लिख लेता हूँ, जस्ट मिनट। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन बजट मेकिंग प्रोसेस, एम्प्लॉय कितना इन्वॉल्व है एक बजट मेकिंग प्रोसेस में। तो आप पढ़ते हैं दो तरीके के बजट्स होते हैं, पार्टिसिपेटिव बजट एंड नंबर टू वी हैव इम्पोज्ड बजट। ठीक है, दो बजट्स होते हैं, एक होता है पार्टिसिपेटिव बजट, एक होता है इम्पोज्ड बजट। पार्टिसिपेटिव बजट को हम कहते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच बजट, और इम्पोज्ड बजट होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच बजट। ठीक है, बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाता हूं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं है। पार्टिसिपेटिव बजट का मतलब है बॉटम टू टॉप अप्रोच, यानी बॉटम पे जो लेबर काम कर रहा है और जो टॉप पे सीनियर मैनेजमेंट काम कर रही है, वो लोग आपस में मिलकर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक बजट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। राइट, सो पार्टिसिपेटिव बजट्स वो बजट्स होते हैं जिसमें आपके तमाम डिपार्टमेंटल मैनेजर्स और आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं, दे ऑल टेक पार्ट इन योर पार्टिसिपेटिव बजट प्रिपरेशन। ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें आपके जूनियर मैनेजर्स, आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, आपके सीनियर मैनेजर्स तमाम जो है इस बजट की प्रिपरेशन में हेल्प आउट आपको करते हैं और एक ऐसा बजट बनाते हैं जो बजट विन विन सिचुएशन होती है। और वो बजट हर डिपार्टमेंट के लिए बड़ा ही सुटेबल बजट होता है। वाई? क्योंकि उस डिपार्टमेंट का मैनेजर के अप्रूवल्स से या अप्रूवल से जो है वो बजट क्रिएट हो रहा होता है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, व्हाट इज पार्टिसिपेटिव बजट? पार्टिसिपेटिव बजट इज बेसिकली अ बजट in which senior management sits down with your junior and with your middle management and they all create a budget in a round table conference। ये तो खैर मैंने अपने से डेफिनेशन बता दी, बड़ी सीधी सादी डेफिनेशन है। पार्टिसिपेटिव बजट नाम से याद रख लो, इसमें एम्प्लॉइज यानी जो आपके मैनेजिंग एम्प्लॉइज होंगे, आपकी जो मैनेजमेंट होगी, चाहे वो जूनियर है, मिडिल है या सीनियर है, तमाम मैनेजमेंट के लेवल्स मिलकर एक बजट को ऑर्गेनाइज करते हैं। आई होप सो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी।